देखो बच्चों, हमने 1.1 समझ ली थी, 1.2 समझेंगे हम। 1.2 से हम समझेंगे तो हमने संख्याओं के बारे में सीखा था कि कौन सी संख्या किसको क्या बोल सकते हैं, किसको क्या नहीं बोल सकते। तो ये वाला चार्ट हमने देखा था, ठीक है, वेन डायग्राम बोलते हैं। तो ये वेन डायग्राम समझा था। अच्छा, क्लास शुरू करने से पहले मेहनत तो हम करते हैं, ठीक है, आप भी मेहनत करते हो, लेकिन अगर कभी आपको कुछ मिले ना, मेहनत के अनुसार मिले ना आपको, तो थोड़ा टूट जाता है इंसान, होता है कि नहीं, समझ रहे हो आप। तो मेहनत करते रहो आप। मेहनत अगर आपको अभी फल नहीं मिल रहा, हो सकता है कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों मिलेगा, मिलेगा ज़रूर। और जितना टाइम बाद मिलेगा उतना ही अच्छा मिलेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भु माते संगोष सुकर्मणि। मतलब हमारा कर्तव्य सिर्फ कर्म करने का है, फल की इच्छा करना गलत है। फल ईश्वर देगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहें, बस आप अपना कर्म करना ही आपका कर्तव्य है। तो अपना कर्तव्य करते रहो आप, और फल की इच्छा ना करो आप, ठीक है। तो अब फिलहाल इधर हम समझते हैं इसको। तो यहाँ पर इतना मैंने समझा दो। सबसे पहले अगर जैसे मैं आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछ ले रहा हूँ, फिर मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे अगर मैं पूछूँ आपसे कि क्या √3 एक वास्तविक संख्या है? हाँ, वास्तविक में तो सारी आ रही हैं, सारी संख्याएं वास्तविक हैं, केवल काल्पनिक वालों को छोड़ के। काल्पनिक मैंने कुछ बताई थी, एक और बता दे रहा हूँ। काल्पनिक का मतलब ये होता है कि अंडर रूट में क्या दे रखा हो आपको, माइनस में संख्या दे रखी हो, -√3 दे रखा है, तो ये संख्या आपकी वास्तविक नहीं है, ठीक है, ये वास्तविक नहीं है। बाकी सब वास्तविक है। जब अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा तो वो वास्तविक नहीं है। समझ गया मेरी बात को, ठीक है। ये काल्पनिक हो जाती है। क्यों हो जाती है, इसमें हम चर्चा पहले कर चुके हैं और बाद में करेंगे। फिलहाल जितनी भी संख्या ये भी वास्तविक है। क्या ये पूर्णांक है? ये पूर्णांक नहीं है। ये क्या है? ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चार्ट बनवाया था मैंने, चार्ट के अकॉर्डिंग समझ सकते हो। बहुत सारे समझने के तरीके हैं, हम दोबारा पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको आता है ना, तो ठीक है। तो ये अपरिमेय संख्या है हमारी। वास्तविक संख्या में सारी संख्या हो गई, वास्तविक के अंदर परमेय हो गई, ये सारी परमेय संख्याएं हैं हमारी, और अलग से अपरमेय हो गई। अपरमेय में √3 हो गया, जैसे कि ये वाली भी अपरमेय हो गई, ठीक है। अपरमेय संख्या कौन सी होती हैं, जल्दी से बता दो मुझे एक बार। वे अशांत संख्याएं हैं जिनमें अंकों की पुनरावृत्ति भी ना हो। अशांत तो पहली बात, तो अशांत मतलब हाँ, चलती जाती है। जैसे इसमें डॉट लगाई, ये शांत है। अगर डॉट नहीं लगाया तो वो कैसी है, शांत है। पहली बात तो अशांत होनी चाहिए, और दूसरी बात उनमें अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं होनी चाहिए। इसमें अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है क्या? हाँ, नहीं, 3 की हो तो रही है। पीछे से आ जाओ। इसमें अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, हाँ या ना, जल्दी बोलो मुझे। नहीं, अरे मैं ये कह रहा हूँ 3 की पुनरावृत्ति हो तो रही है। डॉट लग रहा है, ठीक है, अशांत है ये, लेकिन मैं पुनरावृत्ति की बात कर रहा हूँ। जो डेफिनेशन हमेशा मतलब परफेक्ट नहीं होती, ऐसा नहीं, डेफिनेशन से हमें सब कुछ मिल जाएगा जो भी हमें चाहिए। इसीलिए मैंने पहचान बताई थी आपको, परमेय की पहचान क्या है, ठीक है। पुनरावृत्ति तो हो रही है 3 की भाई यहाँ पर, लेकिन जैसे वो चाह रहा है उस तरीके से नहीं हो रही। समझ पा रहे हो मेरी बात को? कैसे नहीं हो रही, मैंने ये बताया कि अपरमेय की पहचान क्या है। या तो आपको अंडर रूट दिखे, या फिर डॉट दिखे, और आप उसको हटा ना सको, तब वो संख्या अपरमेय होती है। ये अपरमेय क्यों है? यहाँ पर ये डॉट तो है, और आप इसको डॉट को हटा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप बार लगा ही नहीं सकते। किस पे बार लगाओगे आप बताओ, किस पे बार लगाओगे बोलो? अगर आप ये सोच रहे हो कि 0-3 पे बार लगा दूँ, 4 इस पे, फिर तो ये हो जाएगा 0-3 डॉट। अरे ये तोड़ना चाहिए, ये है, ये तो समझ गए आप। तो अगर आपको ध्यान नहीं है थोड़ा सा, तो आप एक बार वो वीडियो देख लेना। इस पे ज़्यादा चर्चा अभी नहीं कर रहे हम, इधर ध्यान देते हैं हम। तो वास्तविक संख्या सारी संख्या होगी, परमेय अपरमेय। परमेय के अंदर हमारे पूर्णांक आ जाते हैं, और पूर्णांक के बाद दूसरे कौन से आते हैं, फ्रैक्शनल नंबर आ जाते हैं, पॉइंट वाले आ जाते हैं, 6.7, 0.2। ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि पूर्णांक का नाम ही है पूर्ण अंक, पूर्ण प्लस अंक। पूर्ण अंक मतलब 0 हो सकता है, 1, 2, 3, 4 पूरा होगा, पॉइंट में नहीं होगा,
समझ गए आप? ठीक है, ये सारे पूरे नंबर हैं, सारे लिख दिए मैंने यहाँ पर। अब एक से आगे के जितने भी पूर्णांक हैं इनको क्या बोलते हैं हम? अच्छा पहले जीरो वाला ले लो, जीरो से लेके आगे के जितने भी अंक हैं इनको क्या बोलते हैं हम? पूर्ण संख्या। और 1 2 3 4 ये वाले इनको क्या बोलते हैं हम? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, सही बात है ये? क्लियर है? जल्दी मैं पूछूंगा आपसे, आपको बहुत जल्दी से बताते जाना है। क्या 6.7 एक परमेय संख्या है? इसको मिटा दूं, इसको नहीं देखोगे आप, चीटिंग नहीं करोगे, अपने दिमाग से सोचोगे क्या 6.7 एक परमेय संख्या है? है, क्योंकि ये 6.7 ये रहा और ये परमेय के अंदर ही तो आ रहा है। ठीक है, समझ गए ना आप? अगर मैं आपसे पूछूं, अब मुझे ये बता दो, क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हैं? हाँ बोलो, आप बताओ, हैं? क्या सभी परमेय संख्या पूर्णांक हैं? हाँ नहीं है, सभी परमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं है। देखो एक तो ये है कि आप इसको इसमें देखो वेन डायग्राम में कि परमेय संख्या ये बड़ा है और पूर्णांक छोटा है, तो सारी परमेय संख्या इतनी बड़ी चीज़ छोटी चीज़ कैसे हो सकती है? तो वो नहीं हो सकता। लेकिन एक तो ये तरीका हो गया, ये तो मैंने बता दिया। लेकिन अच्छा तरीका क्या है? फिर जो नंबर सीख रहे हैं तो नंबर से ही सीखो ना आप, मतलब नंबर से सीखो, मतलब जैसे मैंने कहा सारी परमेय संख्याएं पूर्णांक हैं। आप कुछ परमेय संख्या सोच के देख लो, परमेय संख्या 6 सोच के देख ली, ठीक है पूर्णांक है। परमेय संख्या में तो 10.2 भी आता है, क्या वो पूर्णांक है? नहीं है। अब ऐसी परमेय संख्या ढूंढो जो पूर्णांक ना हो। तो हमने ढूंढ ली 10.2 ले ली मैंने, वो पूर्णांक नहीं होती, तो सारी परमेय संख्या पूर्णांक कैसे हो जाएंगी? समझ पा रहे हो मेरी बात को? क्लियर है? मैं इसको टॉपिक को खत्म करूं यहाँ पर, क्योंकि पहले भी हम समझ चुके हैं ना इसको। आपके जो पहले 2-3 क्वेश्चन है 1.2 के, जल्दी फटाक से उसके आंसर बता दो मुझे आप। देखो पहला क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। हाँ, यह परमेय वास्तविक के अंदर ही तो आ रहा है, तो प्रत्येक अपरमेय संख्या वास्तविक के अंदर में चार्ट से हम समझते, तो चार्ट के अंदर तो मतलब वास्तविक के अंदर ही तो आया था परमेय अपरमेय, तो वो अपरमेय है, सारी अपरमेय वास्तविक होती हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि हम प्रत्येक नंबर को √m में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या m क्या है? प्राकृतिक संख्या है, नहीं कर सकते। √m कह रहा है, m की जगह मैं प्राकृतिक संख्या रख सकता हूँ, केवल प्राकृतिक संख्या रख सकता हूँ। मतलब हमारे पास कौन कौन सी संख्या आ पाएंगी? √1 आ पाएगा, √2 आ पाएगा, √3 आ पाएगा, √4, √5, √6, बाकी बीच वाले संख्या आएंगे ही नहीं। ये तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये √3 हो गया, 1.73 लिख लो चाहो तो आप, ये √4 मतलब 2 हो गया। मतलब इनसे क्या हमें सारी संख्या मिल गई? वो क्या कह रहा है? √m से हमें क्या मिल जाएगा? संख्या रेखा का प्रत्येक, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m पर है। संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु हर बहुत सी चीज़ आती है, 0 भी आता है, 1 भी आता है, 0.1 भी आता है संख्या रेखा पर, तो आता है कि नहीं? संख्या रेखा पे संख्या रेखा पे कौन सी संख्या निरूपित की जा सकती हैं? संख्या रेखा पे कौन कौन सी संख्या होती हैं? संख्या रेखा तो समझते हो? संख्या रेखा क्या होता है? एक लाइन होती है जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, केवल यही नहीं, इसमें 1 और 2 के बीच में भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 1.1, 1.2, 1.3 ये सब भी आते हैं। और संख्या रेखा पे कौन सी संख्या होती है ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। परमेय संख्या होती है सारी? हाँ, केवल पूर्णांक होते हैं? क्या संख्या रेखा पे केवल पूर्णांक होते हैं? हाँ हाँ, तो इसमें 1.5 भी है संख्या रेखा पे, पूर्णांक है क्या वो? क्या संख्या रेखा पे परमेय संख्या होती हैं? ये बता दो मुझे, हटाओ आप। संख्या रेखा पे सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं, संख्या रेखा पर सारी, परमेय भी, अब हाँ सारी वास्तविक संख्याएं, परमेय अपरमेय, और परमेय अपरमेय के अंदर जो भी आ रहा है सब कुछ है, केवल काल्पनिक नहीं। मतलब हो ही नहीं सकती संख्या रेखा पे काल्पनिक, मतलब जिनकी कल्पना की गई हो, तो संख्या रेखा पे कहाँ से लाएंगे हम उसको? ठीक है, तो अब यहीं से अभी हम अगला क्वेश्चन भी करेंगे, हम इस संख्या रेखा पे अपरमेय संख्या को निरूपित करेंगे। ठीक है, फिलहाल लेकिन आप ये तीसरा क्वेश्चन देख लो, क्या कह रहा है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती है, नहीं होती है, आपको पता है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है ये बता दो मुझे। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं?
क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपर में होते हैं? नहीं, गलत है ये। धनात्मक पूर्णांक 1, इसका वर्गमूल 2, 3, 4, ये अपर में है, ठीक है, ये अपर में है, ठीक है, ये अपर में है, ठीक है, लेकिन ये कैसा है? पर में। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 2। वो कह रहा है कि सभी संख्याओं के अंडर रूट क्या हो? अपर में। ये अपर में, ये अपर में, ठीक है, हम मान रहे हैं, लेकिन ये तो 2 आ गया, पर में हो गया, तो वो गलत कह रहा है दूसरे क्वेश्चन में। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या बताइए। एक नियम बहुत से दे देंगे, रूट 4 हो गया, रूट 9 हो गया, रूट 16 हो गया, रूट 25 हो गया, इन सब के वर्गमूल अपर में नहीं है, पर में है, ठीक है। अब जो हमारा मेन क्वेश्चन है वहाँ पर आ गए हम, कौन से पे? तीसरे वाले पे। रूट 5 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो रूट 5 नहीं, सारे देखेंगे हम। अब ध्यान से आप देखते जाओ किस तरीके से किया जाता है। पहले तो मुझे आप ये बता दो, ये हमारी संख्या रेखा हो गई। आप इसको कंपास वगैरह से करोगे, कंपास स्केल से। कंपास मतलब प्रकार से, स्केल से, और चांदे का यूज़ नहीं करोगे। चांदा मतलब प्रोटेक्टर, ठीक है। -1, -2 ये संख्या रेखा है। इस पर अब अभी मैं कहूँ कि भाई 2.5 को निरूपित करो, कर दोगे आप? ये रहा 2.5। लेकिन अगर मैं कहूँ कि रूट 2 को रिप्रेजेंट करो, कहाँ है रूट 2 इसमें? रूट 2 तो है ही नहीं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप ढूंढना भी चाहोगे, एक मैग्निफिकेशन मेथड होता है। मैग्निफिकेशन मेथड समझ रहे हो आप? मतलब अभी मैं आपसे ये कहूँ कि 2.564 इसको दिखाओ संख्या रेखा पे, दिखा दोगे आप? दिखा दोगे कैसे? पहले तो 2.5 है, ये 2.5 ये हो गया मान लो, और ये 2.6 हो गया, ये 2.5, ये 2.6, तो 2.5 फिर उसके आगे भी 6, मतलब 2.5 से बड़ा है और 2.6 से तो छोटा है ना। फिर उसके अंदर हम कहाँ पर जाएंगे? 2.56 और 2.57, मतलब इसके 10 भाग करेंगे, ठीक है। तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा? 2.56 और 2.57 के बीच के 10 भाग मिल जाएंगे, मतलब 2.561, 2.562, 2.563, 2.564, फिर 565, तो ये हमें मिल जाएगा। मतलब इसको हम संख्या रेखा पे निरूपित कर सकते हैं। इतना अगर समझ में नहीं आया तो ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कुल मिला के ये संख्या एक फिक्स संख्या है, हम इसको संख्या रेखा पे ढूंढ सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बोलो रोहित, कुछ कहना चाह रहे हो? ठीक है, जैसे हम 2.5 को संख्या रेखा पे दिखा दिया ना, इसको भी दिखा देंगे। 2.5 2.6 के बीच में मिलेगी, इतना समझ लो आप। बात क्लियर है आपको? ठीक है। अब लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि भाई रूट 3 को रिप्रेजेंट कर दो, और रूट 3 तो अपर में संख्या है, रूट 3 कैसी है? अपर में, ये तो खत्म ही नहीं होगी, तो पॉइंट के बाद चलती चली जाएगी। अब कैसे कर लोगे इस तरीके से? मैग्निफिकेशन मेथड से नहीं कर पाओगे। उसके लिए हमें दूसरा मेथड यूज़ करना पड़ेगा। कौन सा दूसरा मेथड यूज़ करना पड़ेगा? उसके लिए हमें एक थ्योरम, एक प्रमेय की सहायता लेनी पड़ेगी, जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे थे, जिनका नाम था पाइथागोरस। क्या नाम था उनका? पाइथागोरस। तो पाइथागोरस हमें क्या बता के गए थे? क्या बता के गए थे पाइथागोरस हमको? कौन सा ज्ञान दे के गए? हाँ बिल्कुल सही बताया इन्होंने। हमें पाइथागोरस ये बता के गए कि अगर एक समकोण त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज, जिसमें कि अभी आप मान लो कि ये आधार है, वैसे हमेशा ये आधार नहीं रहेगा। अगर ये वाले कोण की बात चल रही है तो उसके लिए आधार है, ये आपका क्या है? लंब है, और ये क्या है? कर्ण है। फटाफट हम इंग्लिश में देख ले रहे हैं, देख लिए, बता दे रहा हूँ। आधार को हम बोलते हैं बेस। आधार मतलब किसी चीज़ का आधार, और इंग्लिश में उसी को बेस ही तो बोलते हैं कि इसका बेस सही है, ठीक है। ये हो गया बेस। लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। कोई चीज़ लंब मतलब इस तरीके से तो लंब होती है, इसी चीज़ को परपेंडिकुलर बोला जाता है। बिल्कुल एक चीज़ पर दूसरी चीज़ बिल्कुल लंब मतलब सीधी खड़ी हो। और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। अब आगे आ जाओ, तो पाइथागोरस हमको बता के गए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये चीज़ बता के गए हमको। कोई समस्या है किसी को? अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये कहा जा सकता है कि ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। बोलो सही बात है या नहीं? बताओ जल्दी बताओ मुझे। ठीक है। अब मुझे एक बात और बता दो आप
पाइथागोरस हमको बता गए और हमने पाइथागोरस की प्रमेय का यूज़ किया। मैंने इसको 1 मान लिया, इसको 1 मान लिया, तो ये वाली भुजा कितनी होगी? पाइथागोरस लगाते हैं। ये ए बी सी, ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ए बी का वर्ग 1, बी सी का 1 का वर्ग 1 ही आएगा। ए बी भी 1 है, ए बी भी 1 है, बी सी भी 1 है। 1 का वर्ग 1 का वर्ग, यहाँ पर ए सी का वर्ग। कहीं पर अगर समस्या है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। ये नहीं सोचोगे कि वीडियो चल रहा है तो डिस्टर्बेंस होगी, कोई बात नहीं, मैं वीडियो पॉज कर दूंगा, ठीक है। आप पूछ लेना कोई भी डाउट, कहीं पर भी हो तुरंत रोक लेना। ये नहीं कि मैं भगाए चला जा रहा हूँ, आप देखे चले, क्योंकि इसलिए मैं भगा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा लेट हो गया है ना हमारा सिलेबस, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। ये एक बार तो पढ़ चुके हो हल्का हल्का, ठीक है। और पढ़ने वाले बच्चे हो आप। ए सी स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर कितना हो गया? ये 2। ए सी का वर्ग बराबर हो गया 2। अच्छा, ये बात आपको पता है तो होगी, जैसे अगर x का स्क्वायर दे रखा है 15 तो 16 ही कर लो, तो x बराबर रूट के 16 लिखा जा सकता है। वैसे तो प्लस माइनस लिखा जाएगा, फिलहाल इतना ही मान लो कि x बराबर रूट 16 लिखते हैं, और रूट 16 का मतलब 4। यहाँ पर भी मतलब था कि x का स्क्वायर अगर 16 है तो x बराबर 4 होगा, ठीक है। स्क्वायर हटा के इधर स्क्वायर रूट लग जाता है दूसरे वाले पे, ठीक है। यहाँ ए सी बराबर आया 2, ए सी स्क्वायर, तो ए सी बराबर कितना होगा? रूट 2। मतलब ये ए सी जो भुजा है वो रूट 2 होगी। हमने अपर में संख्या की लंबाई देख ली कितनी है, ठीक है। वो बात अलग है कि अपर में है चलती चली जाएगी पॉइंट के बाद, लेकिन उसकी लंबाई फिक्स है। अगर वास्तविक संख्या, अगर ये अपर में संख्या भी वास्तविक संख्या है तो इसकी लंबाई फिक्स तो होगी, भले ही अपर में संख्या हो अपने लिए होगी। अरे बात समझ, तो अगर ये 1 है, ये 1 है, तो ये रूट 2 होगी। आपको बात समझ आई अच्छे से, ठीक है। तो बस यही करना है हमको। अगर सबसे पहले अगर हमें रूट, एक बात समझ गए आप क्या समझ गए कि अगर हमें रूट 2 को संख्या रेखा पे दिखाना है, किसको? रूट 2 को। तो रूट 2 को संख्या रेखा पे किस तरीके से दिखा सकते हैं हम? ये 1 ले लिया मैंने, इस पर लंब डाल दो ऊपर, और 1 वो ले लो, ये भी 1 और ये भी 1, इसको यहाँ से इसके इस बिंदु को मिला दो, तो ये जो भुजा आएगी ये क्या होगी? रूट 2 होगी। ये अगर 1 है, ये अगर 1 है, तो ये होगी रूट 2। बात समझ में आई आपको? अब है किसी के पास कंपास प्रकार? जल्दी दो फटाफट, पेंसिल लगा के दो यार। देखो ये रूट 2 में पता चल गया इतना रूट 2 है, लेकिन हमें तो संख्या रेखा पे दिखाना है रूट 2 कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये कंपास है, यहाँ पर तो इतना बड़ा दिखाना पड़ रहा है, आपकी कॉपी पे इतना बड़ा थोड़े ना बनाओगे आप, तो यहाँ पर रखोगे इसको, और यहाँ पर ये देख लोगे हल्का छोड़, ये रूट 2 है, इसको ऐसे मैं आर्क लगाऊंगा, चाप लगाऊंगा, और यहाँ पे चाप लग जाएगा, ये यहाँ पर, यहाँ। तो यहाँ से हुआ क्या, ये अगर ये रूट 2 है, अगर ये रूट 2 है, इतनी भर ली हमने रूट 2 इसमें, तो ये भी रूट 2 ही होगी, है कि नहीं? समझ रहे हो? मैं चेंज थोड़ा ना कर रहा इसको। ये रूट 2 है, मतलब नाप रहा हूँ, नाप, जैसे कोई चीज़ आप नापते हो कि मान लो जैसे धागा वगैरह ले लेते हो ना, कितना बड़ा है, तो उस धागा से दूसरे को दूसरी जगह लेके आते हो, कितना बड़ा है, एक बार धागे से देख लेते हो इतना बड़ा है, और दूसरे से उसको कंपेयर कर लेते हो। इसी तरीके से हम यहाँ टेक्निकली काम कर रहे हैं, कंपास से इससे कंपेयर कर रहे हैं। तो ये रूट 2 हमने भर ली इसमें, रूट 2, इसमें रूट 2 है अब इस टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर रखा मैंने 0 पर, और ये भी रूट 2 ही होगा फिर, ठीक है। तो आ गया संख्या रेखा पर रूट 2 हमारा, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है, लाल वाला रूट 2। एक दो क्वेश्चन मैं आपकी कॉपी पे करके दिखा दूंगा, मतलब किस तरीके से सारा काम करने होते हैं। फिलहाल हम कंसेप्ट समझ लें पहले, ठीक है। रोहित समझ आ गया, ठीक है। अब देखो, लेकिन ये तो केवल रूट, ये तो उसके लिए हो गया, किसके लिए? रूट 2 के लिए। अब जो आपकी बुक में क्वेश्चन दे रखा है रूट 5, उसको कैसे करोगे आप? उसको कैसे करोगे? देखो रूट 5 क्या, कोई भी संख्या दे रखी हो, हम क्या, हमारा उद्देश्य क्या होगा? हमारा उद्देश्य ये होगा कि जो भी इसके अंदर संख्या से 5 है ना, उसको ऐसे 2 भागों में तोड़ा जाए कि वो दोनों किसी के वर्ग हों। अब जरूरी नहीं है हमेशा मिल भी जाएंगे, तो कम से कम एक का तो कोई किसी का वर्ग हो। बात समझ में नहीं आई होगी आपको, मैं समझाता हूँ।
जैसे 5 है, 5 को मैं कैसे कैसे तोड़ सकता हूँ? 5 को मैं तोड़ सकता हूँ 1 + 4 में, 5 को मैं तोड़ सकता हूँ 2 + 3 में, और फिर यही ऑप्शन है, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। क्या 2 किसी का वर्ग होता है? हाँ, क्या 3 किसी का वर्ग होता है? क्या 1 किसी का वर्ग होता है? क्या 4 किसी? नहीं, हाँ वो तो 1 का ही होता है ना। और 4 किसी का वर्ग होता है? हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, दोनों मिल गए हमको। तो बस यही काम कर देंगे हम। क्या कर देंगे? 5 = 4 + 1 लिख देंगे। कुछ गलत किया मैंने लिख के? नहीं। अब मैं क्या लिखूंगा? 4 को लिख सकता हूँ 2 का वर्ग लिख सकता हूँ, 1 को लिख सकता हूँ 1 का वर्ग लिख सकता हूँ, और 5 को लिख सकता हूँ √5 का वर्ग। ये बात आपको समझ आई? √5 का वर्ग, रूट से मतलब रूट स्क्वायर से रूट तो कट जाता है, वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, तो 5 ही है ये अभी भी। 5 को मैंने लिखने का तरीका दूसरा ढूंढ लिया। ठीक है, क्यों किया ऐसा? क्योंकि मैंने पाइथागोरस प्रमेय बना दी है। अब ये क्या कह रहा है? ये चीज़ ये कह रही है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें 1 + 2 है, 1 + 1 है, तो उसका कर्ण √5 होगा। बात कितना % समझ आ गई आपको? कितने %? 50%? तो 80%। अच्छा, इतना तो फिक्स है कि ये पाइथागोरस थ्योरम बन गई। अगर ये मैं भुजा AB मान लूँ, AB का स्क्वायर, ये मैं BC मान लूँ, तो ये AC का स्क्वायर होगा। इसको मैं एक और बार एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे लिख दिया। फिलहाल आप आगे का प्रोसेस देख लो, हो सकता है उससे अपने आप क्लियर हो जाए। तो AB नीचे कर लो, ABC। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? ये अगर इससे कंपेयर करें हम इस चीज़ को, तो दोनों चीज़ कहीं ना कहीं एक जैसी लिख रही हैं, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। अगर AB की जगह मैं 2 रख दूँ, BC की जगह मैं 1 रख दूँ, तो AC की जगह मुझे क्या मिलेगा? √5 मिलेगा। तो √5 मैंने ढूंढ लिया होता कितना बड़ा है। ठीक है, आसान है। बस इतना सा आप समझ लो एक बार। 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, सही बात है। 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, सही बात है। और 5 को √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलो समझ आया कि नहीं आपको? क्लियर है? टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो मेरे पास 2 मेथड है बच्चों को समझाने के। 2 मेथड, मैं दोनों मेथड अप्लाई करता हूँ। जनरली टीचर एक ही काम करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, टाइम जब कम होगा तो मैं भी एक ही काम करूँगा, दोनों काम नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है, 2 काम क्या होते हैं? एक तो पहला काम ये होता है कि इतने आराम से एक क्वेश्चन को समझाओ कि पूरा समझ आ जाए। ठीक है, एक ये मेथड होता है टीचिंग का। दूसरा मेथड ये है कि एक क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान ना दो। ठीक है, आधा समझ में आ गया, कोई बात नहीं है। अब 4 क्वेश्चन करा दो उसी के जैसे, तो वो आपको एक में से नहीं बात समझ में आई तो दूसरे में आ जाएगी, दूसरे में तो तीसरे में, और तीसरे में नहीं तो चौथे में। तो हम दोनों काम कर रहे हैं। मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया जितना कर सकते थे। समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 13 को, किसको? √13 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दो, संख्या रेखा पे निरूपित कर दो। तो √13 को कैसे करेंगे? बहुत ध्यान से सुनना आप। अच्छा, यहाँ पर ये तो समझ में आ गया, ये 2 है, ये 1 है, मतलब नंबर लाइन पे ये 2 कर लूँ। इसको एक बार देख लो आप, ये वाला मतलब संख्या रेखा पे 1 2 3। ये क्या कह रहा है कि 1 + 2 ले लो, ये वाली ले लो 2, और 1 + ये वाली 1 ले लो, मतलब लंब डाल दो इसमें, और ये कितना ले लो? 1। वो आप स्केल से मतलब देखोगे, वो एक स्केल लेना पड़ जाएगा आपको कि 2 इंचेस को, 2 उसको सेंटीमीटर को आप 1 के बराबर ले रहे हो। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? स्केल के अकॉर्डिंग अपने आप बनाओगे ना, यहाँ तो कम ज़्यादा हो सकता है, जरूरी नहीं है एक ही हो, इसके बराबर ही हो ये। ठीक है, ये दोनों भी बराबर नहीं है वैसे तो। स्केल से तो हम अच्छे से बनाएंगे ना, साफ साफ कॉपी बता दूंगा एक में। अगर ये 2 है और ये 1 है, तो ये कितना होगा कर्ण इसका? ये 2, ये 1, तो ये √5 होगा या नहीं होगा? बस इसको फिर कर देंगे जैसे हमने इस वाले में किया था। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देख लो, √13। तो √13 को हमें 13 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जो किसी के वर्ग हो। तो बताओ कौन कौन से 2 भागों में तोड़ दूँ? 12 + 1। 12 किसका वर्ग होता है? 11 + 2 कोई फायदा ही नहीं है, ना तो 11 किसी का वर्ग है, ना 2 किसी का वर्ग है। फिर 10 + 3 9 + 4, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। मैं 13 को क्या लिखूंगा? 9 + 4। कोई समस्या है? लिख सकते हैं भाई,
ये तो आप जानते ही हो, तो बच्चा जानता है कि 13 को 9+4 लिखा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँगा, लेकिन 9 को लिखूंगा मैं 3 का स्क्वायर। अब ये यहाँ तक तो बच्चों वाला काम हो गया, लेकिन आप बच्चे थोड़े ना हो, आप इंटेलिजेंट बच्चे हो, बच्चे ही हो, ये मतलब बड़े नहीं हो गए। आप इंटेलिजेंट बच्चे हो तो आपको थोड़ा आगे का प्रोसेस भी करना पड़ेगा। आगे क्या करोगे, आप 9 को 3 का वर्ग लिख दोगे और 2 को 2 का वर्ग लिख दोगे, कोई समस्या नहीं है, आसान बात है। लेकिन √13 को किसका वर्ग लिखूँ मैं, सॉरी 13 को किसका वर्ग लिखूँ, 13 तो किसी का होता ही नहीं है, तो √13 का लिखूंगा। एक्चुअली मुझे चाहिए अभी वही था, √13 ही तो चाहिए मुझे, √13 का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम के बन गए, ये कर्ण है, ये 2 भुजाएं हैं। अगर 2 भुजा 3 और 2 होंगी तो उसका कर्ण कितना होगा, √13 होगा। मतलब अगर ये भुजा 3 है, ये वाली भुजा 2 है, तो इसका कर्ण कितना आएगा, √13 होगा। बोलो बात समझ आएगी नहीं आपको, आ गई ना। अब तीसरे एग्जाम्पल की आवश्यकता है या नहीं, नहीं है। अब कर लोगे इसको, संख्या रेखा पे क्या बनाओगे आप, संख्या रेखा एक स्केल ले लोगे आप, उसमें जितने भी दूरी रखोगे वो अपने अकॉर्डिंग अपने सुविधा अनुसार रख सकते हो। ये 3, इस पे आधार पे 3 ले लो, ऊपर इसके 2 ले लो। 2 मतलब यहाँ से एक लंब डाल दो, कितनी ऊंचाई का, 2 का, और इससे इसको मिला दो। अगर ये 3 है, ये 2 है, तो ये हो गया आपका √5। संख्या रेखा पे दिखाना है √5, तो सॉरी √13। तो इसको यहाँ से उठा के ऐसे आर्क मार दो, √13 4 से तो कम ही होगा, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ। क्यों, क्योंकि √16 होता है 4, तो √13 तो कम ही होगा 4 से। ठीक है, तो यहीं कहीं आएगा। देखो मेरी उंगली भी सही काम कर रही है, ऐसे यहाँ कहीं आ जाएगा। जो मेरा काम हाथ ने किया वो आप किससे करोगे, प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, ये हो गया आपका √13 किस पे, संख्या रेखा। संख्या रेखा, संख्या रेखा ये ना ये, ठीक है। आगे बात समझ आपको, आसान है। लेकिन अभी एक चीज़ और रह गई, अभी तो मैंने सारे आपको आसान कराए, अभी मैं आपको थोड़े अच्छे वाले भी करा देता हूँ। नोट तो आप कर नहीं रहे, कुछ वीडियो में देख लेना, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास का नोट करने का, टाइम दूँ मैं। अगर जैसे √3 ही दे दिया जाए हमको, 3 को आप ऐसे 2 भागों में तोड़ो जो किसी के वर्ग हों। अब 3 को ऑप्शन ही नहीं है तोड़ने के, एक ही ऑप्शन है 2 और 1। ठीक है, तो उसी में तोड़ना पड़ेगा। 1 तो 1 का वर्ग होता है, लेकिन 2 किसी का वर्ग नहीं होता। किसी का वर्ग नहीं होता तो हमें क्या करना पड़ेगा, √2 का वर्ग लिख दूंगा मैं, इसको 1 का वर्ग लिख दूंगा, इसको √3 का वर्ग लिख दूंगा। मतलब ये कि अगर आपको √3 चाहिए तो पहले आपको √2 चाहिए। ये कहते हैं ना कि अगर तुझे इससे लड़ना है तो मेरे ऊपर से निकलना पड़ेगा, गाड़ी मेरे ऊपर से चढ़ानी पड़ेगी, या फिर मुझसे पहले सामना करना पड़ेगा। तो अगर आपको √3 चाहिए तो पहले √2 चाहिए होगा। ठीक है, और √2 बनाना हमको आता है, कैसे, ये 0, ये 1, ये 2, ये 1 हो गया यहाँ तक। √2 कैसे बनाया था, ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, तो ये कितना होगा, अगर ये 1 है, ये 1 है, तो ये कितना आएगा, ध्यान है भी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने। ठीक है, नहीं तो एक और बार कर लो इसको। यहाँ पर इसके मैं भुजाओं के नाम लिखूँगा बाद में, आप जब कॉपी पे करोगे तो इसी तरीके से करना। मतलब ये नहीं कि रफ पे भी कर सकते हो ये काम जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं फेयर पे ही कर देना। उसके बाद मेरे पास जुगाड़ है, तो हमें ABCD में दिखाना पड़ेगा ना, हम दिखा देंगे। यहाँ पर एक लाइन छोड़ देना, लेकिन यहाँ पर फिर √2 चाहिए होगा मुझे, तो √2 को 2 भागों में तोड़ना पड़ेगा, 1 + 1। फिर इसको मैं लिख दूँगा √2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि √2 कैसे मिलेगा, अगर 1 और 2, एक भुजा 1 है, दूसरी भुजा भी 1 है, तो उसका कर्ण कितना होगा, √2। ये 1 हो गई, ये 1 हो गई, तो इसका कर्ण हो गया √2। कोई समस्या है नहीं है ना। हाँ, उसके बाद √2 मिल गया तो √2 से √3 मिल जाएगा। अगर ये √2 है और दूसरी भुजा चाहिए 1, तो मैं इस पर लंब डाल दूँ। यहाँ से लंब डालना आता है आपको,
उससे प्रकार और पैमाने की सहायता से, प्रकार और पैमाने की सहायता से नभ्यांश बनाना आता है? हाँ आता है तो बना लोगे। और जब लेकिन लाइन खींचते टाइम ध्यान रखोगे चांदे से वेरीफाई कर लेना एक बार कि ये 90 अंश है कि नहीं। लेकिन 90 अंश को चांदे से कोई जरूरी नहीं है, चांदे से ही वेरीफाई करोगे, किसी से भी वेरीफाई कर सकते हो। किससे कर सकते हो? स्केल से भी कर सकते हो, पैमाने से। कैसे है पैमाना आपके पास? तो जल्दी दो फटाफट। नहीं है? कोई बात नहीं, छोड़ो, बाद में देख लेंगे। फिलहाल ये 90 अंश डाल देना है यहाँ पर। छोड़ो रहने दो, इधर जान दो। अगर ये √2 है और ये वजह 1 लेंगे हम, लंब डाल के कितने लेंगे? 1। तो अगर मैं इसका कर्ण मिला दूं तो ये कितना आएगा? कितना आ जाएगा ये? √3। बोलो सही बात है कि नहीं? ठीक है। और फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको ऐसे चाप मारता हुआ यहाँ ले आऊँगा। तो ये बिंदु हमें मिल जाएगा और ये यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा? √3। बोलो क्लियर है आपको? √3 भी समझ आ गया? कोई समस्या नहीं। अच्छा यहाँ पर अब क्या करेंगे, मैंने जगह क्यों छुड़वा दी, अब नाम इसके नामकरण कर देना। वैसे तो ये 0 है, इसका नाम O भी रख लो आप, O ही रख लो। O, इसका A रख लो, इसका B रख लो, इसका C रख लो। ठीक है। अच्छा ये हमको पहले से ही पता होगा कि √2 बनाने के लिए, √3 बनाने के लिए √2 बनाना पड़ेगा। ठीक है। या तो इसको ऊपर रखोगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन लिख दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है नीचे। ठीक है। √3 क्या है हमारा? OC। इससे लिख लो, यह है OC का वर्ग। √2 कितना है हमारा? OB का वर्ग प्लस ये क्या है? नहीं, ये वाला 1, ये वाले 1 की बात चल रही है अभी, ये √2 और ये वाला 1 BC का वर्ग। देखो जो किताब वाला है उसको ये चाहिए, ये लिखा होना चाहिए आपकी कॉपी में। और दूसरा क्या चाहिए? दूसरा ये √2 जो हमने बनाया नीचे, तो √2 क्या था? OB का वर्ग। ये जो दोनों बनते OA का वर्ग और AB का वर्ग। ये वाले जो दोनों 1 बनते OA और AB का वर्ग, ये मिल गया। तो किताब वो जो चेक करेगा उसको तो ये चाहिए, ये आपने लिखा है कि नहीं। ठीक है, लिख दिया हमने, अपने ज़्यादा फैक्ट भी लिख दिया, इससे ज़्यादा भी हमने ये चीज़ लिख दी, उसको इससे कोई मतलब नहीं है आपने कैसे किया क्या किया, इससे मतलब है। बाद में लास्ट में क्या लिख दोगे आप? लास्ट में लिख दोगे यहाँ पर एक बिंदु का नाम दे दोगे, ये OBCA लिखे ना मैंने, इसको नाम D दे दो आप। रचना से क्या? रचना से OD बराबर है OC के, बराबर है कि नहीं? जो OD है OC की तो बराबर है। ठीक है, तो ये बराबर है √3 के। ठीक है, तो इस पर मत लगाओ। तो OD बराबर कितना आ गया हमारा? संख्या रेखा पर √3 हमने निरूपित कर दिया। OD बराबर संख्या रेखा पे हमने निरूपित कर दिया। बोलो क्लियर है? आसान है ना? नोट करोगे इसको? नहीं, नोट नहीं करोगे। एक मुझे बताओ आप, √7 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे संख्या रेखा पे? जल्दी। √7 के लिए सही बताया आपने, 7 को आप क्या लिख दोगे? 4 + 3। ठीक है, तो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, और 7 को, अगर √7 चाहिए तो आपको √3 चाहिए, और √3 चाहिए तो √2 चाहिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, बनाते रहेंगे हम। पहले हम लेंगे √2 ऐसे ये 1 है, ये 1 ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? अगर ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये √2 होगा। यहाँ पे इस पर लंब डाल के हम क्या ले लेंगे? ये √2 है, ये 1 ले लेंगे तो ये √3 हो जाएगा। और √3 के साथ कौन सी बजा लेंगे? 2, मतलब इस पर एक लंब डाल देंगे जो कि कितना बड़ा होना चाहिए?
इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए 2, इसकी लंबाई अगर 2 है ये √3 हो गया, अगर इसकी लंबाई 2 है तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक √7। पाइथागोरस लगेंगे इसमें, ये √3 ये 2 तो ये कर्ण कितना होगा √7। भाई इससे प्रकार से यूँ लेके यूँ मार देंगे, √7 है बड़ा आएगा, ये तो छोटा छोटा बनाया है इसलिए छोटा है, वैसे ये आगे आएगा 2 से आगे आएगा, यूँ करके यूँ यहाँ कहीं आएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा ये √7। बात समझ में आएगी नहीं आपको? कंसेप्ट क्लियर हो गया और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता तो नहीं है रोहित कुमार, ठीक है। तो ये वाली एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो गई। मतलब हमने यहाँ पर सारे जितने भी रूट वाले क्वेश्चन थे वो सारे समझ लिए। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो शायद आप कर लोगे। चलो मुझे एक बता दो फटाक से, √10 को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे? 9+1 लिख लेंगे 10 को, इसको क्या लिख देंगे 9+1। 9 होता है 3 का स्क्वायर, 1 होता है 1 का स्क्वायर और 10 होगा √10 का स्क्वायर। वैसे तो किसी का होता नहीं है √10, 10 तो किसी का वर्ग नहीं है ना, तो √10 का होगा, हमें चाहिए भी √10। तो बस एक भुजा अगर आपकी 3 है और एक भुजा कितनी है 1 है, एक भुजा 3 और एक भुजा 1, तो इसका कर्ण कितना होगा √10 होगा। सही बात है या नहीं? क्लियर है बिल्कुल, ये क्रिस्टल क्लियर है। अब तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करें फिर मैथ्स की। ये 1.2 हो गई आपकी, लेकिन ज़्यादा टाइम लग गया इसमें भी आज, बाकी हम देखेंगे थोड़ा और जल्दी जल्दी खिंचाएंगे सिलेबस को।